तो 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में हेलीकॉप्टरों की भारी मांग रही है। कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी के आला नेता हेलीकॉप्टर से राज्य का दौरा कर प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। खासकर चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर करीब 150 हेलीकॉप्टर और मिनी प्लेन पहले ही बुक हो चुके हैं। कर्नाटक में 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और मिनी प्लेन हैं, लेकिन अधिक मांग के कारण राज्य के बाहर के हेलीकॉप्टर से संपर्क किया गया है। मांग की वजह से हेलीकॉप्टर की कीमत में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं हेलीकॉप्टर के किराए की, तो 1 घंटे के लिए 2 सीटर हेलीकॉप्टर 2,10,000 रुपए लेता है। वहीं 4 सीटर हेलीकॉप्टर की बुकिंग 2,30,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से होती है। 13 सीटर मिनी प्लेन का किराया जीएसटी सहित 4 लाख प्रति घंटा है। कर्नाटक में मिनी विमानों के बजाय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बढ़ा है। दिल्ली के नेता हेलीकॉप्टर की जगह मिनी प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। मांग अधिक होने के कारण राज्य के बाहर से भी हेलीकॉप्टर लाए जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य के बाहर से 60 से अधिक हेलीकॉप्टर और मिनी विमान लाए गए हैं, जिसमें हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, कोची, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र से भी मिनी प्लेन और हेलीकॉप्टर को लाया गया है। हेलीपैड पर 8 घंटे की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर और मिनी विमान के लिए 20,000 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। मैंगलोर और बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 घंटे के लिए 50,000 रुपए चार्ज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। तभी बात जब जाति जनगणना की आ रही है, तब अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर रही है। लेकिन खुद कांग्रेस ने इसे लागू करने से हर बार परहेज की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम मोदी सरकार पर लगातार जातीय जनगणना को लेकर दबाव बनाएंगे। हम ओबीसी जनगणना को रिलीज कराएंगे और दलित और ओबीसी आबादी को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद ओबीसी समुदाय के अपमान की बात सामने आई। बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके बाद विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी अगर वाकई ओबीसी समुदाय या दलित के हितों को लेकर सोच रही है तो उसे जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके। हालांकि भले ही कांग्रेस विपक्ष में बैठकर जातिगत जनगणना को लेकर हल्ला मचा रही हो, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस सरकार का भी रुख कभी साफ नहीं रहा। राहुल गांधी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को जमकर उछालेगी। कांग्रेस इसे बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का काट मानकर चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना तो कराई, लेकिन इसे लागू नहीं किया। कर्नाटक में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां जातिगत सर्वे तो कराया गया, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए देश में कई योजनाओं, सरकारी स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास को गति देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को परिलक्षित किया है। इसके लिए कहीं गए कितने भी काम किए जाते हैं, लेकिन भाई कई योजना है जिसको धरातल पर उतारने के लिए और उसमें समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी। विजन 2047 को लेकर अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कार्य योजनाओं को तैयार करना है। विजन 2047 के लिए गृह मंत्री ने पीएम मोदी के विजन 2047 के कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश करने को लेकर है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन और पीएम मोदी के नेतृत्व में अलग 25 वर्षों के लिए रोड मैप के रूप में कार्य योजना को लागू किया जाना है। अमित शाह अपने मंत्रालय से संबंधित सभी क्षेत्रों के मुद्दों पर चिंतन शिविर में चर्चा की। गृह मंत्री ने MHA डैशबोर्ड, सरकारी भूमि सूचना प्रणाली, बजट उपयोगिता, ई-ऑफिस और विशेष भर्ती अभियान आदि के कामकाज की भी समीक्षा की है। आत्मनिर्भर भारत, विभिन्न बजट घोषणाएं और महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने साइबर अपराध प्रबंधन, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण,
आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंध और तटीय सुरक्षा मुद्दों आदि के लिए परिस्थिति की तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। शाह ने कहा कि एआई का उपयोग कर सीसीटीएनएस डेटाबेस के लिए खुफिया जानकारी तैयार की जानी चाहिए, जिससे शहरों को महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, सरकारी भूमि सूचना प्रणाली, बॉर्डर लैंड मैनेजमेंट एंड कोस्टल सुरक्षा, आजादी का अमृत महोत्सव, विकसित भारत के लिए विजन 2047 के तहत विभिन्न आयाम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, वाटर विजन @2047, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना जैसे मुद्दों को सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इस साल देश में 12,500 किलोमीटर राजमार्गों का विकास और निर्माण होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य पाने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय ने 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्माण और 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास की परियोजना आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में वित्त वर्ष 2023-24 में बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी शामिल है। मंत्रालय ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में बताए गए राजमार्गों का अभी ब्यौरा नहीं जारी किया। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में उसने 10,457 किलोमीटर, वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर और वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर राजमार्ग बनाए थे। नवनिर्मित राजमार्गों पर वाहनों को लाइन में चलने के लिए साइन बोर्ड और रोड मार्किंग के विश्व स्तरीय मानकों का पालन किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वैश्विक मानकों के अनुरूप साइन बोर्ड एवं रोड मार्किंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगे चलकर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी इन मानकों को लागू करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में बाएं और अमेरिका में वाहन दाएं और क्यों चलते हैं? अमेरिका समेत कई देशों में वाहन सड़क के दाएं ओर चलते हैं, उनकी स्टीयरिंग बाईं ओर होती है, जबकि भारत में इससे उलट है। भारत में गाड़ियों की स्टीयरिंग बाईं ओर होती है और वाहन सड़क के दाईं ओर चलते हैं। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। भारत में आपको सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमेशा बाईं ओर चलना है। सोचिए, अगर अचानक कोई आपसे कहे कि बाएं नहीं दाएं साइड में चलना है, ऐसी स्थिति में हैरान होने की जरूरत नहीं है। नाटो की तरह यह नियम बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका, चीन या यूरोपियन देशों में जाए तो रोड पर चलने की अपनी इस आदत को जरूर बदलना पड़ेगा। दरअसल कुछ देशों में वाहन सड़क के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर चलते हैं। ऐसे में उनकी स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होती है। वहीं इसके उलट भारत में वाहन सड़क पर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, लेकिन उनकी स्टीयरिंग इसके उलट राइट साइड में होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया में करीब 163 देशों में सड़क पर दाईं ओर यानी राइट हैंड दिशा में वाहन चलाने का या खुद चलने का नियम है। वहीं 76 देशों में सड़क पर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में वाहन चलाने या खुद को चलने का नियम है। कहा जाता है कि सदियों पहले सड़कों पर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड चलने के नियम का ही पालन किया जाता था, लेकिन सड़कों पर दाईं ओर राइट हैंड साइड चलने की शुरुआत पहली बार 18वीं शताब्दी में हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक रोमन साम्राज्य में सड़कों पर बाईं ओर चलने का नियम था। दरअसल 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में टीमस्टर की शुरुआत हुई थी। यह एक बड़ा वैगन होता था जिसे घोड़ों की एक टीम खींचती थी। इस वैगनों पर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को कोई जगह नहीं होती थी। वो दाएं हाथ से अपने चाबुक से सभी घोड़ों पर कंट्रोल करता था। इसके कारण अमेरिकी लोगों को सड़क पर बाईं ओर चलने के नियम में बदलाव करना पड़ा। इसके बाद अमेरिकी लोगों सड़क पर दाईं ओर चलने लगे। इस नियम को सबसे पहले अमेरिका में 1792 में लागू किया गया था। दरअसल ब्रिटेन में कभी टीमस्टर नहीं चलाए गए, लिहाजा यहाँ नियम में कोई बदलाव नहीं करना पड़ा। वहीं एक बात यह भी है कि ब्रिटेन ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। इसी वजह से भारत में भी सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने एक दुष्ट ग्रह के पृथ्वी से टकराने और हम सभी को मरने की संभावना की गणना की है। आखिर क्या होते हैं दुष्ट ग्रह और कैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं पृथ्वी के लिए, आइए जानते हैं। हमारे अंतरिक्ष में वैसे तो अरबों खरबों ग्रह है,
पर दुष्ट ग्रह वो होते हैं जो बिना किसी निश्चित पथ के अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ये ग्रह किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे नहीं होते हैं। इन्हें फ्री फ्लोटिंग ग्रह भी कहा जाता है। ये या तो किसी प्लेनेटरी सिस्टम में भीतर घुस सकते हैं या वहां से बाहर निकल सकते हैं। ये बाहर अपना प्लेनेटरी सिस्टम भी बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इनकी संख्या को देखते हुए ऐसी संभावना है कि दृष्ट ग्रह पृथ्वी सहित ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों से टकरा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह के समान आकार या द्रव्यमान के दृष्ट ग्रह से सीधी टक्कर निश्चित ही पृथ्वी को नष्ट कर देगी। इस टक्कर से हमारी पृथ्वी कक्षा से बाहर जा सकती है। इससे पृथ्वी खुद ही दृष्ट ग्रह बन जाएगी। हालांकि दूसरी धारणा ये भी है कि पृथ्वी दृष्ट ग्रह न भी बने तो हम या तो सूर्य से दूर चले जाएंगे और बर्फ में जम जाएंगे या फिर सूर्य में समा जाएंगे और जल जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1000 वर्षों में सौर मंडल के भीतर एक दृष्ट ग्रह के आने की संभावना 1 अरब में 1 होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम दृष्ट ग्रह को इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम इसे दूरबीन से देखें तो यहाँ नेपच्यून या प्लूटो जैसा दिखेगा। एक दृष्ट ग्रह के पृथ्वी की कक्षा में घुसने का मौका 2000 में से 1 होगा। इस कारण पृथ्वी की कक्षा बदल सकती है। उन्होंने अगले 1000 वर्षों में मंगल या शुक्र की तुलना में पृथ्वी के करीब आने वाले दृष्ट ग्रह के 2 लाख करोड़ में 1 होने का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो नवंबर में 11,000 कर्मचारियों की छटनी के बाद मेटा एक बार फिर से छटनी की प्लानिंग कर रहा है। इस छटनी का असर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सभी के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मेटा प्लेटफॉर्म ने मैनेजर को छटनी पर काम करने का आदेश दे दिया है। मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कहा था कि मेटा अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है। इस छटनी का असर फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी पड़ने वाला है। मेटा ने इस दौर की छटनी में कुल 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। मार्च में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने यह ऐलान किया था कि कंपनी 10,000 कर्मचारियों की छटनी करने वाली है। ऐसे में मई में एक और दौर की छटनी का ऐलान किया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने मार्च में कहा था कि मेटा अप्रैल के अंत तक अपनी तकनीकी ग्रुप और मई के अंत तक अपने व्यवसायिक ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। क्या आप एक कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक हैं या फिर कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है। और ये खबर चैट जीपीटी के बारे में है, जो आपके और आपकी कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं अंदर की बात में। कई कॉर्पोरेट कंपनियां चैट जीपीटी के इस्तेमाल से अपने काम को आसान बना रही है। कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इजराइल स्थित वेंचर फर्म एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चैट जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां ग्राहक की गोपनीय जानकारी और ट्रैक सीक्रेट को जोखिम में डाल सकती है। चैट जीपीटी के यूजर सावधान। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई आई चैटबॉट और राइटिंग टूल्स को व्यापक रूप से अपनाने से कंपनी डेटा लीक का शिकार बन सकती है। डर यह है कि शायद संवेदनशील कॉर्पोरेट डिटेल को एक्सेस करने के लिए, यानी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हैकर्स चैटबॉट को शिकार बना सकते हैं। इस बात की भी चिंता है जब चैटबॉट में फीड की गई गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में एआई कंपनियां चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए करेगी। ऐसे में डेटा की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्रॉप और अल्फाबेट इंक सहित प्रमुख टेक कंपनियों के चैटबॉट और सर्च इंजिनों को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एआई क्षमताओं को जोड़ रही है। इसके लिए वे यूजर्स के उन सवालों का इस्तेमाल कर रही है जो उन्होंने इंटरनेट पर पूछे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि चैटबॉट से पूछे गए सवालों को भी स्टोर किया जा रहा है और इससे एआई को ट्रेन किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इन टूल्स में गोपनीय या निजी डेटा फीड किया जा रहा है तो डेटा को मिटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? क्या इसमें भारत के भी कोई शहर को सम्मानित किया गया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? यहाँ आईटी हब कहे जाने वाला सिलिकॉन सिटी लंदन, पेरिस और मुंबई नहीं है। यहाँ अमेरिका का न्यूयॉर्क है। अमेरिका के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क है।
यहाँ 58 बिलियनर्स यानी अरबपति रहते हैं। न्यूयॉर्क के बाद अमीर शहरों की सूची में जापान के टोक्यो और फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का नाम आता है। अमीर शहरों की सूची में भारत में भी कुछ शहर है। इस सूची के मुताबिक मुंबई में 59,400 आई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल और 29 बिलियनर है। इसके बाद दिल्ली का नंबर है और यहाँ 16 बिलियनर्स है। फिर बेंगलुरु में 8 बिलियनर्स, हैदराबाद में 5 और कोलकाता में 7 बिलियनर्स है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में टॉप 10 शहर में 4 अमेरिका में ही है। इसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, द बे एरिया, लॉस एंजलिस और शिकागो को जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।